वो क्राइम क्लब की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग की जगह जोरबाग में स्थित एक कोठी थी, जिसका स्वामी विवेक अगाशे क्राइम क्लब का सर्वसम्मति से चुना गया सभापति था। विवेक अगाशे को मिलाकर तब तक उस अनोखी क्लब में केवल 6 सदस्य थे और वे सब के सब उस शाम वहां मौजूद थे। वो 6 सदस्य कुछ इस प्रकार थे। विवेक अगाशे, आयु 50 वर्ष, व्यवसाय प्राइवेट डिटेक्टिव, तंदुरुस्ती चाक चौबंद, स्वभाव से धीर गंभीर, सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल, आवास वर्तमान मीटिंग स्थल। रुचिका अग्रवाल, आयु 28 वर्ष, व्यवसाय पत्रकारिता, भारत टाइम्स नामक राष्ट्रीय दैनिक की प्रसिद्ध क्राइम रिपोर्टर, चंचल चपत दबंग युवती। क्राइम रिपोर्टर के पेशे में होने के बावजूद स्वभाव से बहुत पोएटिक, बहुत रोमांटिक, बहुत भावुक। अभी तक अनमैरिड। आवास भगवान दास रोड पर स्थित वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल। लौंगमल दसानी, आयु 50 वर्ष, व्यवसाय वकालत, फौजदारी के मुकदमों का नामी वकील, खानदानी रईस, विधुर, इकलौती औलाद खूबसूरत नौजवान जहीन 22 वर्षीय विभा दासानी। आवास वसंत विहार। छाया प्रजापति, आयु 40 वर्ष, व्यवसाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मामूली शक्ल सूरत वाली, चश्माधारी सख्त मिजाज महिला, पति विदेश सेवा में उच्च ओहदे पर, 2 बच्चे मसूरी में पढ़ रहे हैं। आवास साउथ पटेल नगर। अभिजीत घोष, आयु 32 वर्ष, व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, खंडर सी तंदुरुस्ती और चूहे जैसी शक्ल वाला अत्यंत क्षीणकाय चश्माधारी युवक, मिस्ट्री फैन, जासूसी उपन्यासों का रसिया, कम से कम रोज एक देसी या विदेशी जासूसी उपन्यास पढ़ने की खपत की हद तक रुचि रखने वाला। अभी तक अनमैरिड। आवास शाहदरा। अशोक प्रभाकर, आयु 45 वर्ष, व्यवसाय जासूसी उपन्यासकार। अशोक प्रभाकर का छद्म नाम, वास्तविक नाम सुशील जैन। 100 से अधिक मर्डर मिस्ट्रीज का राष्ट्रीय ख्याति प्रताप प्राप्त लेखक। हर उपन्यास कई बार प्रकाशित। कलम के जरिए संपन्नता प्राप्त करने वाला दुर्लभ लेखक। आवास शालीमार बाग। उपरोक्त में से अभिजीत घोष ही था क्राइम क्लब की सदस्यता का जिसका दावा सबसे कमजोर था और जो वहां होने वाली अपराध संबंधी परिचर्चाओं में अक्सर खामोश रहता था। वो क्लब का सबसे बाद में केवल 2 महीने पहले बना सदस्य था और उसकी सदस्यता में इस बात का भी दखल था कि कोई और ज्यादा काबिल सदस्य उपलब्ध नहीं था। इस बात से विवेक आगाशे मायूस था तो, लेकिन फिर भी उसे पूरी उम्मीद थी कि देर सवेर क्लब की सदस्यता 20 सदस्यों तक जरूर पहुंच जाने वाली थी, क्योंकि उसका लक्ष्य था। क्राइम क्लब की सदस्यता की पहली शर्त यह थी कि प्रत्याशी को अपराध में और अपराध शास्त्र में गहरी रुचि हो। वो शहरी समाज में होने वाली गंभीर अपराधों की घटनाओं से बेखबर न हो और वो ऐसी घटनाओं की बाबत कोई विशेष दो टूक राय पेश करने में सक्षम हो जो अपराध विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों की पूरी जानकारी रखता हो और जिसे क्राइम डिटेक्शन और एनालिसिस की बेसिक प्रोसीजर की पूरी पूरी जानकारी हो। फिंगरप्रिंट स्टडी संबंधी या बैलिस्टिक संबंधी या पैथोलॉजी संबंधी ज्ञान को प्रत्याशी की अतिरिक्त योग्यता माना जा सकता था। उस रोज क्लब की मीटिंग में आमंत्रित मेहमान शिवनाथ राजौरिया था, जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर था और विवेक आगाशे के विशेष आमंत्रण पर पुलिस हेडक्वार्टर से वहां आया था। वो 50 के पेटे में पहुंच रहा हट्टा कट्टा रौबदार व्यक्ति था, जो कि सूरत से ही पुलिसिया मालूम होता था। अपराध विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखने वाले आला दिमागों की सूरत में सब सदस्यों का बाकायदा परिचय इंस्पेक्टर राजौरिया से करवाया जा चुका था। राजौरिया साफ साफ सबसे प्रभावित हुआ था। सिवाय मिस्ट्री फैन होने के नाते क्लब की सदस्यता के दावेदार अभिजीत घोष से, जो कि पहली नज़र में ही
राजौरिया को चार्टर्ड अकाउंटेंट कम और चर्सी ज्यादा लगा था। विवेक आगाशे ने एक सरसरी निगाह अपने दाएं पहलू में बैठे इंस्पेक्टर शिवनाथ राजौरिया पर डाली, खंखार कर गला साफ किया और फिर धीरे गंभीर स्वर में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे इस बात की खुशी है कि श्री शिवनाथ राजौरिया की सूरत में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमारी क्राइम क्लब की मेहमानी कबूल फरमाई है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंस्पेक्टर राजौरिया की अपने बीच मौजूदगी का फ़ायदा उठाने का मैंने एक बड़ा नायाब तरीका सोचा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तरीका हाजिर मेंबरान को भी ज़रूर प्रभावित करेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो तरीका मैंने सोचा है उसका केंद्रीय बिंदु मिस्टर मुकेश निगम है, या यूं कहिए कि मिस्टर निगम की हतप्राण बीवी अंजना निगम है। मिस्टर मुकेश निगम के नाम से हम सब में से कोई ना वाकिफ नहीं है। हमारे एक दो मेंबर तो उन्हें ज़ाती तौर से भी जानते हैं। हकीकत यह है कि हमारे बीच मिस्टर मुकेश निगम के नाम का चर्चा हमारे क्लब के संभावित सदस्य के रूप में एक बार हो भी चुका है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुछ अर्सा पहले मिस्टर दासानी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें मिस्टर मुकेश निगम से संपर्क करना चाहिए था, क्राइम क्लब की सदस्यता ऑफर करनी चाहिए थी। लॉन्गमल दासानी ने बड़ी गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया। बहरहाल विवेक आगाशे आगे बढ़ा, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मिस्टर दासानी के प्रस्ताव पर अमल नहीं हो सका था, जबकि ये हकीकत आज भी अपनी जगह कायम है कि मिस्टर मुकेश निगम जैसे अपराध विज्ञान विशेषज्ञ का हमारी क्लब की सदस्यता स्वीकार करना हमारे लिए गौरव का विषय होता। मुझे जाति तौर पर मिस्टर निगम से मुलाकात का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आजकल अगर वो अपनी बीवी की दर्दनाक मौत की ट्रेजेडी से दो चार न हो रहे होते तो मैं खुद जाकर उन्हें क्राइम क्लब की सदस्यता की पेशकश करता। हम मिस्टर निगम को क्लब की संभावित सदस्य की दृष्टि से देखते हैं, और इस लिहाज से हम सब अपने आप को उनके गम में शरीक मानते हैं। अब मेरा सुझाव यह है कि हम सब मिलकर हमदर्दी के इस जज्बे का कोई क्रियात्मक प्रयोग सोचें। आई सेकंड द मोशन, क्राइम रिपोर्टर रुचिका केजरीवाल बोली। वी मस्ट टर्न दिस सिंपैथी टू प्रैक्टिकल यूज। तत्काल मजिस्ट्रेट छाया प्रजापति ने अपना चश्मा ठीक करते हुए सहमति में सिर हिलाया। वकील दासानी का भी सिर वैसे ही हिला। केवल जासूसी उपन्यास लेखक अशोक प्रभाकर और उसका फैन अभिजीत घोष सपाट चेहरे लिए स्थिर खामोश बैठे रहे। साहिबान, प्राइवेट डिटेक्टिव शिरोमणि विवेक आगाशे आगे बढ़ा, मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जो आइडिया मैंने सोचा है वो क्राइम डिटेक्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, बहुत नया प्रयोग होगा। सूचनार्थ निवेदन है कि आइडिया खुद पुलिस कमिश्नर साहब के साथ डिस्कस किया जा चुका है और उनका अनुमोदन प्राप्त है। अलबत्ता कमिश्नर साहब ने ये शर्त रखी है कि जब तक कोई कारामद नतीजा सामने ना आ जाए, हम लोग हर बात को, हर डिस्कशन को पूरी तरह गोपनीय रखें। इसी सिलसिले में हालात से हमें पूरी तरह वाकिफ कराने के लिए कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर राजौरिया को डिप्यूट किया है। जनाब हाजरीन, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अपने जिस आइडिया का मैं जिक्र कर रहा हूं वो मिसेस अंजना निगम की मौत के रहस्य से ताल्लुक रखता है। इस संदर्भ में यहाँ इस बात का जिक्र करना गलत नहीं होगा कि बकौल खुद पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस इस मौत के रहस्य से पर्दा उठा पाने की तमाम उम्मीदें छोड़ चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ठीक कहा? जी हाँ, इंस्पेक्टर राजौरिया गंभीरता से बोला। ठीक तो आपने कहा है, लेकिन ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। इसका प्रचार होने से पुलिस की इमेज बिगड़ सकती है। ऐसा कम से कम, विवेक आगाशे बोला, हमारे मेंबर्स की वजह से नहीं होगा। जबकि एक मेंबर, इंस्पेक्टर ने उड़ती निगाह रुचिका केजरीवाल पर डाली, एक प्रेस रिपोर्टर भी है। आप खातिर जमा रखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ की कोई भी बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। रुचिका पत्रकार बाद में है, क्राइम क्लब की जिम्मेदार मेंबर पहले है।
क्यों रुचिका? रुचिका केजरीवाल ने तत्काल सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर आश्वासन के भाव आए। बहरहाल सभापति विवेक आगाशे आगे बढ़ा। बात यह हो रही थी कि मिसेज अंजना निगम की मौत के केस के सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश का कोई नतीजा नहीं निकला है और न आगे निकलने की संभावना पुलिस को दिखाई दे रही है। पुलिस के पास दर्जनों केस होते हैं। आए दिन नए वाकयात होते हैं जो दर्जनों केसों में और दर्जनों केसों का इजाफा करते रहते हैं। नतीजतन पुलिस एक ही केस पर सिर धुनती नहीं रह सकती। ना चाहते हुए भी पुलिस को कई बार ऐसे केसों को शेल्फ कर देना पड़ता है। लेकिन जनाबे हाजरीन, हमारे सामने ऐसी कोई मजबूरी या पाबंदी नहीं। हमारे सामने एक ही केस होगा जिसे हम अपनी पूरी और मुतवातर तवज्जो दे सकेंगे। हो सकता है हमारी कोशिशों से कोई नए तथ्य रोशनी में आए जो कि केस के हल की तरफ मजबूत कदम उठाने का जरिया बन सकें। हो सकता है हम में से किसी की व्यक्तिगत कोशिश या हमारी सामूहिक कोशिशें उस केस का हल निकालने में कामयाब हो जाएं, जिसका पुलिस की निगाह में आज की तारीख में कोई हल नहीं। इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद हम भी पुलिस की तरह नाकामयाब ही रहें। लेकिन कोशिश, विवेक आगाशे ने दाएं हाथ की मुट्ठी भींचकर मेम्बरान को दिखाई, कोशिश हम जरूर करेंगे और अपनी कोशिश को हम वहां से शुरू करेंगे जहां से पुलिस की कोशिशें खत्म होती हैं। कहने का मतलब यह है जनाबे हाजरीन कि हमारे मुअज्जज़ मेहमान इंस्पेक्टर शिवनाथ राजौरिया पूरी तफसील से हमें ये बताएंगे कि मिसेज अंजना निगम की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने क्या कुछ किया था और उनकी कोशिशों ने तफ्तीश के कौन से मुकाम पर पहुंचकर दम तोड़ा था। मैंने ठीक कहा इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर राजौरिया ने सहमति में सिर हिलाया। गुड, आगाशे बोला। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में हमें एडवांटेज ये है कि पुलिस की तरह हम प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के किसी रूटीन से बंधे हुए नहीं हैं। हमारा रहनुमा कोई मशीनी प्रोसीजर नहीं, हमारी बेहतर सोच, हमारी उम्दा सूझबूझ और हमारे आला दिमाग होंगे जिसका हम इस्तेमाल हर जिसका इस्तेमाल हम में से हर कोई स्वतंत्र रूप से इस केस का हल खोज निकालने में करेगा। मेरी राय में शुरुआत में हम लोग इस काम को स्वतंत्र रूप से बिना अपनी लाइन ऑफ एक्शन किसी दूसरे से डिस्कस किए अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यूं हम में से कोई भी अगर कोई नतीजा निकालने में कामयाब नहीं हो पाएगा तो एक आखिरी कोशिश हम सामूहिक रूप से एक टीम के तौर पर करके देखेंगे। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि टीम वर्क की नौबत नहीं आएगी। ऐसी नौबत आने से पहले ही हम में से कोई, शायद पहला शख्स ही, रहस्य की तमाम परतें छिन्न भिन्न करने में कामयाब हो जाएगा। जनाबे हाजरीन, किन्हीं साहब या साहिबा को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो तो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा करें। कोई हाथ नहीं उठा। गुड, आगाशे संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला। आई एम ग्लैड। तो फिर फैसला ये हुआ कि इस केस का हल तलाश करने के लिए हम सब बारी बारी अपनी दिमागी कुव्वत की आजमाइश करेंगे। बारी को निर्धारित करने के लिए मेम्बरान के नामों की पर्चियां डाली जाएंगी। केस की और पुलिस के उपक्रमों की व्यापक जानकारी हमें इंस्पेक्टर साहब देंगे। वो जानकारी हासिल हो जाने के बाद मुमकिन है कुछ को केस का कोई संभावित हल तत्काल ही सूझ जाए। मुझे तो सूझ भी चुका है, मिस्ट्री राइटर अशोक प्रभाकर धीरे से बोला। सबकी निगाहें उस तरफ उठी। हल? सभापति आगाशे भकभका कर बोला। हल? अशोक प्रभाकर बोला। या हल को हाईलाइट करती हुई थ्योरी? इंस्पेक्टर साहब का बयान सुनने से पहले ही जो कुछ इस केस की बाबत रोज बरोज अखबारों में छपता रहा है उसके अलावा इंस्पेक्टर साहब शायद ही कुछ नया बता पाएंगे। प्रभाकर साहब, इस बार आगाशे तनिक शुष्क स्वर में बोला। मैं आपके अति उत्साह की कदर करता हूं और साथ ही आपसे दरख्वास्त करता हूं कि फिलहाल आप अपनी थ्योरी की बाबत खामोशी रहें। आप इंस्पेक्टर साहब का आख्यान सुने और पर्चियों द्वारा नाम निकाले जाने का इंतजार करें। पहला नाम अगर आपका निकलता है तो हम बड़ी खुशी से पहले आपकी थ्योरी सुनेंगे, लेकिन अगर पहला नाम आपका नहीं निकलता
तो पहले पहले नाम वाले को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। यूं अगर वही केस को हल करने में कामयाब हो गया तो मेरी तो बारी ही नहीं आएगी। प्रभाकर साहब, केस के गलत हल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सही हल जाहिर है एक ही होगा। अगर आपका हल सही है तो वो किसी दूसरे के, आपसे पहले बारी वाले के हल से जुदा नहीं हो सकता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यूं मेरे हल की अहमियत तो खत्म हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा हल पहले सुना जाए। अगाशे ने बाकी मेंबरान की तरफ देखा। सबके सिर इंकार में हिले। जिन साहिबान को, आगाशे बोला, मिस्टर प्रभाकर की दरख्वास्त से इत्तेफाक है वो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा करें। कोई हाथ नहीं उठा। तो देयर यू आर। अगाशे ने मिस्ट्री राइटर की तरफ देखा। अशोक प्रभाकर खामोश हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगाशे बड़ी संजीदगी से बोला, मेरी राय यह है कि इस बाबत कोई उतावलापन न दिखाया जाए। जल्दी का काम शैतान का होता है, हड़बड़ी गलतियों को जन्म देती है। मेरी राय यह है कि मिस्टर प्रभाकर की तरह किसी और के भी जहन में केस की बाबत कोई थ्योरी पहले से हो तो भी वो इंस्पेक्टर साहब का आख्यान पहले सुने, उसकी रूह में अपनी थ्योरी को तोले, थ्योरी के किसी पहलू को पुख्ता करने के लिए किसी तफ्तीश की ज़रूरत समझे तो वो पुख्ता करने के लिए किसी तफ्तीश को पहले करे। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए एक हफ्ते का वक्त मुकर्रर किया जाना चाहिए। उस वक्फे में हर बात को पूरी चौकसी से जांचा परखा जाना चाहिए और उसके बाद ही थ्योरी को क्राइम क्लब के सामने पेश किए जाने के काबिल माना जाना चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उस वक्फे के दौरान हर मेंबर अपनी थ्योरी को गोपनीय रखेगा और उसे किसी और मेंबर से डिस्कस नहीं करेगा। ओके? सबके सिर सहमति में हिले। अगाशे आगे बढ़ा। मुमकिन है कि हमारी तमाम कोशिशों का हासिल कुछ भी ना निकले। मुमकिन है कि हमारा हासिल उतना भी ना हो जितना कि पुलिस का है। लेकिन साहिबान, उस सूरत में भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमने अपना वक्त, अपनी मेहनत ज़ाया की। इस केस का हल तलाश करने की कोशिश भी क्लब के मेंबरान के लिए निहायत दिलचस्प दिमागी व्यायाम होगा। बढ़िया क्रिमिनोलॉजिकल एक्सरसाइज होगी। वैसे तो मुझे क्राइम क्लब के तमाम मेंबरान, जिनमें से कि मैं भी एक हूँ, की जहनी काबिलियत पर इतना एतबार है कि मुझे यकीन है कि हम में से कोई एक दो नहीं बल्कि सब के सब कामयाब होंगे। सब के सब एक ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सही हल एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। सबके सर अनुमोदन में हिले। अब कोई सवाल? मिस्टर प्रेसिडेंट, तत्काल क्राइम रिपोर्टर रुचिका केजरीवाल ने सवाल किया, सब कुछ कागजी ही होगा या हम लोग फील्ड में जाकर अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं? केस के सही हल तक पहुंचने की खातिर, अगाशे बोला, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसी भी तफ्तीश मुनासिब समझें उसे अंजाम दे सकते हैं। लेकिन मिस्टर प्रभाकर की तरह अगर बिना तफ्तीश के, बिना फुटवर्क के, महज किसी थ्योरी के दम पर आप केस का हल पेश कर सकते हैं तो वो भी पूरी तरह से कबूल होगा। साहिबान, आपकी कोशिशें प्रैक्टिकल हों या एकेडमिक या दोनों, नतीजा माकूल निकलना चाहिए। एंड जस्टिफाइज द मीन, यू नो। जोर प्रैक्टिकल पर रहा। मजिस्ट्रेट छाया प्रजापति बोली, तो फिर तो आप ही कामयाब होंगे मिस्टर अगाशे, आखिर आप फेमस डिटेक्टिव हैं। प्राइवेट, अगाशे हंसता हुआ बोला, पुलिस के असली बेशुमार प्रशिक्ष पुलिस के असली बेशुमार प्रशिक्षण प्राप्त डिटेक्टिवों के सामने इस वाहिद प्राइवेट डिटेक्टिव की क्या बिसात है छाया जी। सब हंसे। मुझे तो पता भी नहीं, अभिजीत घोष इतने धीरे से बोला कि केवल उसकी बगल में बैठी रुचिका केजरीवाल ही उसकी बात सुन सकी, कि प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। जबकि, रुचिका बोली,
दुनिया भर के जासूसी नॉवल चाटते हो। नॉवलों की बात और होती है। उनमें जासूस शायद ही कभी कुछ करता है। उसके पास तो तथ्य लाए जाते हैं जिन्हें वो सिर्फ एनालाइज करता है। फुटवर्क करने वाले और लोग होते हैं और लेखक ये बताता नहीं कि फुटवर्क को हकीकतन कैसे अंजाम दिया गया। जासूस का कोई सहायक या उसकी साइड किक बस सिर्फ नतीजा कह सुनाता है फुटवर्क का। मसलन एक हिंदुस्तानी मिस्ट्री राइटर का हीरो कोई जासूस या कोई पुलिस अधिकारी या कोई सीआईडी वाला होने की जगह तुम्हारी तरह प्रेस रिपोर्टर है। उसका एक दोस्त एक क्लब का मालिक है जिसे वक्त ज़रूरत वो हुक्म दंदना देता है कि फ़लाँ आदमी की निगरानी करवाओ, फ़लाँ औरत को तलाश करवाओ या फ़लाँ बात का पता लगवाओ। चंद घंटे में ही उसे दोस्त की रिपोर्ट मिल जाती है और लेखक इस बात का कतई कोई जिक्र नहीं करता कि उस रिपोर्ट का आधार क्या था, क्यों कर किसी की निगरानी का या किसी की तलाश का या किसी का पता लगाने का काम हो पाया। जो दोस्त एक क्लब चलाता है वो ऐसे वाहियात काम करता या करवाता क्यों है? ये भी एक बात है जिस पर उस लेखक ने कभी रोशनी नहीं डाली। फिर भी वो फेमस है, खूब पढ़ा जाता है। बहुत ज्यादा। कमाल है। एक और लेखक का हीरो अपने एक पुलिस सुपरिटेंडेंट दोस्त को फोन करता है और तमाम जानकारी प्लेट में सजी उसके सामने पेश हो जाती है। वो कुछ नहीं करता ना। और जो सुपरिटेंडेंट उसे जानकारी सप्लाई करता है वो खुद इतना गावदी है कि अपनी ही सप्लाई की हुई जानकारी की अहमियत तब तक उसकी समझ में नहीं आती जब तक कि हीरो उसकी क्लास नहीं ले लेता। अरे क्यों पढ़ते हो ऐसे बेहुदा नॉवल? क्योंकि ये नॉवल एक खास नुक्ता निगाह से ही बेहुदा लगते हैं। कुछ विसंगतियों से समझौता करके उन्हें पढ़ा जाए तो खासे दिलचस्प होते हैं। इंस्पेक्टर केस से संबंधित तथ्यों को बयान को इंस्पेक्टर केस से संबंधित तथ्यों को बयान करने जा रहा है। नया क्या बयान करेगा, सब कुछ तो अखबारों में छप चुका है। हमारा सभापति कह रहा है कि वो कोई नई बातें बताएगा। फिर तो सुनते हैं। अब सबकी तवज्जो इंस्पेक्टर शिवनाथ राजौरिया की ओर थी। जिन अजीबोगरीब हालात में मिसेस अंजना निगम की मौत हुई, इंस्पेक्टर ने यूं बताया। शनिवार दिनांक 17 नवंबर की सुबह के 10:30 के करीब मुकेश निगम ने कर्जन रोड पर स्थित शिवालिक क्लब में, जिसका कि वो पुराना मेंबर था, कदम रखा। डोरमैन के अभिवादन का उत्तर देता हुआ वो मेन हॉल में दाखिल हो गया। मुकेश निगम कोई 45 साल का फैशनेबल और सूरत से ही संपन्न लगने वाला शख्स था। उसका क्लीन शेव्ड चेहरा, उसका हेयर स्टाइल और उसकी पोशाक फैशन में उसकी विशेष आस्था की चुगली करते थे। नए नक्श उसके मामूली थे लेकिन अमूमन उसकी उस कमी की ओर उसकी सज धज तवज्जो नहीं जाने देती थी। वो कोई खानदानी रईस नहीं था। उसका बाप एक मामूली हैसियत का आदमी था जिसको उसकी जिंदगी के आखिरी सालों में जमीन जायदाद की कुछ इन्वेस्टमेंट ने माला माल कर दिया था। यूं बाप की कमाई दौलत उसकी इकलौती औलाद मुकेश निगम के हाथ आ गई और जिसकी वजह से कोई काम धाम करना उसके लिए जरूरी नहीं रह गया था। अलबत्ता वो 2-3 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था और कुछ सिक्केबंद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी स्वामी था। उसकी बीवी अंजना उसके मुकाबले में खालिस रईस थी। वो एक कपड़े के बड़े व्यापारी और मिल मालिक की इकलौती औलाद थी और कोई 40-50 लाख की चल और अचल संपत्ति की स्वतंत्र रूप से मालकिन भी बताई जाती थी। यानी कि दौलत के हिसाब में एक और एक मिलकर 11 हो गए थे। अंजना एक लंबी ऊंची खूबसूरत उच्च शिक्षा प्राप्त संजीदा किस्म की लड़की थी। उम्र में वो अपने पति से 7 साल छोटी थी और उनका अब तक का 3 साल का विवाहित जीवन बड़े सुख चैन से कटा था। मुकेश निगम को अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बीवी को मियाँ से ये शिकायत हो सकती थी कि उसकी शादी से पहले जो सोसाइटी की रंगीन तितलियों की तरफ रुझान रहा था वो अब भी कभी कभार चोरी छुपे जोर मार जाता था। लेकिन बीवी अपने मियाँ की उन छोटी मोटी एडवेंचर्स को ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती थी कि पैसे वालों पर ऐसी तितलियां मंडराती ही रहती हैं। गुड़ पर मक्खियों का भिनभिनाना लाजमी होता है।
और फिर वो ये भी समझती थी कि अगर गुड़ की चौकसी की जाए तो मक्खियों को दफा किया जा सकता था। नतीजा ये था कि निगम की रंगीन तबीयत उसके विवाहित जीवन में कभी कोई समस्या नहीं खड़ी कर पाई थी। इसमें इस बात का भी दखल था कि निगम दिल से अपनी बीवी को चाहता था और बीवी की भावनाएं भी इससे जुदा नहीं बताई जाती थी। कहने का तात्पर्य था कि दुनिया की निगाहों में वो एक सुखी घर घर संसार की मिसाल थी। जिस घड़ी मुकेश निगम हॉल में दाखिल हो रहा था, ऐन उसी घड़ी क्लब का एक और मेंबर वहां पहुंचा। उस दूसरे मेंबर का नाम दुष्यंत परमार था। आयु में वो 45 के पेटे में पहुंच रहा था, लेकिन 35 से भी कम लगता था। उसके स्त्रियों जैसे नाजुक और हसीन नैन नक्श थे और वो स्त्रियों जैसे ही लंबे बाल रखता था, जो कि उसे खूब जचते थे। वो दिल्ली के साहित्यिक दायरे में खूब चर्चित कवि और नाटककार था और महिलाओं के लिए इतना विशेष आकर्षण रखता था कि मंडी हाउस का कलाकार वर्ग उसकी पीठ पीछे उसे दिल्ली का लॉर्ड बायरन के नाम से पुकारता था। खुद दुष्यंत परमार अपने लिए प्रयुक्त होने वाली उस संज्ञा से बेखबर नहीं था और हकीकत ये थी कि अपने को लॉर्ड बायरन के समकक्ष ठहराए जाने पर वो मन ही मन खुश भी होता था। लॉर्ड बायरन की तरह मैं ये तो नहीं कह सकता। विस्की की तरंग में वो कई बार कहता सुना गया था कि मदर आई शुड नॉट, क्वीन आई कुड नॉट, माई ब्लड इज रनिंग थ्रू होल इंग्लैंड। माँ के साथ करना नहीं चाहिए, मलिका के साथ कर नहीं सका, बाकी मैंने इंग्लैंड की कोई महिला को नहीं छोड़ा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि दिल्ली शहर के उच्च वर्ग के कई पति और पिता अपनी बीवियों और बेटियों के साथ मेरे साथ ताल्लुक़ की वजह से आम मेरी मौत की कामना करते हैं। हकीकत ये थी कि दिल्ली के लॉर्ड बायरन का वो अतिशयोक्तिपूर्ण ज़रूर था, लेकिन गलत नहीं था। दुष्यंत परमार का आवास क्लब से करीब ही हेली रोड पर हेली रोड के मोड़ पर था, लेकिन उसका अधिकतर समय शिवालिक क्लब में ही व्यतीत होता था। उसके वहां पहुंचते ही डोरमैन की निगाह स्वयं ही वॉल क्लॉक की ओर उठ गई, जो कि उस घड़ी ठीक 10:30 बजा रही थी। डोरमैन सालों से देखता आ रहा था कि दुष्यंत परमार का वहां प्रातःकालीन आगमन हमेशा ऐन 10:30 बजे ही होता था। उस वक्त में कभी 1 मिनट की भी कमी पेशी नहीं होती थी। यूं ये बात निश्चित रूप से स्थापित थी कि 17 नवंबर शनिवार की सुबह को भी दिल्ली के लॉर्ड बायरन कवि एवं नाटककार दुष्यंत परमार का शिवालिक क्लब में आगमन ऐन 10:30 बजे ही हुआ था। क्लब में पहुंचते ही हमेशा की तरह दुष्यंत परमार ने अपने किसी चिट्ठी पत्री के बारे में डोरमैन से सवाल किया, जिसके जवाब में डोरमैन ने उसे 3 चिट्ठियां और एक छोटा सा पार्सल थमा दिया। अपनी डाक के साथ उसने क्लब के हॉल में कदम रखा और जहां उसका तभी वहां पहुंचे मुकेश निगम से अभिवादन का आदान प्रदान हुआ। दोनों आतिशदान के सामने एक दूसरे के करीब बैंत की कुर्सियों पर बैठ गए। एक ही क्लब के मेंबर होने की वजह से दोनों में मामूली वाकफियत थी और अमूमन उनमें सिर्फ अभिवादन का आदान प्रदान होता था। कभी बातचीत होती थी तो वो चंद फिक्रों में ही सिमट कर रह जाती थी। उस घड़ी उन दोनों के अलावा क्लब व हॉल में कोई नहीं था। दुष्यंत परमार ने पहले चिट्ठियां खोलकर पढ़ी और फिर अंत में पार्सल खोला। भीतर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर वितृष्णा के गहन भाव प्रकट हुए। मुकेश निगम ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा तो दुष्यंत परमार ने भुनभुनाते हुए और बिक्री के आधुनिक तरीकों का फातिहा पढ़ते हुए वो चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी, जो कि पार्सल के भीतर से बरामद हुई थी। बड़े सहानुभूतिपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाते हुए मुकेश निगम ने प्रसिद्ध चॉकलेट मैन्युफैक्चरर सोराबजी एंड सन्स के लेटरहेड पर टाइप शुदा वो चिट्ठी पढ़ी थी। चिट्ठी में इस बात का वर्णन था कि वे अपने द्वारा निर्मित लिकर चॉकलेट की एक नई किस्म चेरी मेलबरी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वो चॉकलेट विशेष रूप से समाज के अभिजात वर्ग के लिए बनाई जा रही थी और कंपनी के सौजन्य से उस नए ब्रांड की 30 चॉकलेटों का एक पैकेट उस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा था। पत्र में चॉकलेट के प्रति दुष्यंत परमार की अच्छी बुरी कैसी भी राय की फरमाइश की गई थी। तौबा! दुष्यंत परमार भुनभुनाया। साले समझते हैं कि मैं कोई कैबरे डांसर हूं।
मेरे से अपनी चॉकलेट की तारीफ में कसीदे पढ़वाना चाहते हैं। कंज्यूमर फोरम में शिकायत भेजूंगा सालों की। हो सका तो एमआरटीपी में भी। और पोस्ट मास्टर जनरल को तो ज़रूरी ही। ये पोस्टल सर्विसेज का सरासर बेजा इस्तेमाल है। ऐसे ज़बरदस्ती मत्थे मढ़ने वाली डाक पर ज़रूर कोई पाबंदी होनी चाहिए। यहाँ भी ऐसी जंक मेल गले पड़नी है तो क्या फ़ायदा हुआ शिवालिक जैसी एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर होने का। आप चॉकलेट पसंद नहीं करते? मुकेश निगम बोला। मैं कोई औरत हूँ? यानी कि नहीं पसंद करते? मैं करीब भी नहीं फटकता। चॉकलेट तो बहुत उम्दा है ये। होगी। क्या करेंगे अब आप इसका? कूड़ेदान के हवाले करूंगा और क्या करूंगा। इतनी उम्दा चॉकलेट का इतना शानदार गिफ्ट पैक आप कूड़ेदान के हवाले करेंगे? और क्या करूं? मेरा मतलब है ये खामखा की बर्बादी होगी। ऐसी बात है तो जबरदस्ती के इस गिफ्ट का कोई बेहतर इस्तेमाल आप बता दीजिए। एक इस्तेमाल। मुकेश निगम तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला। है तो सही मेरे जहन में इसका। क्या? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? भाई काहे को? वो क्या है कि मैं चॉकलेटों के एक बड़े पैकेट की अपनी बीवी अंजना से शर्त हारा हूं। उस शर्त का कर्जा अभी आज भी मेरे सिर पर है। शर्त? कैसी शर्त? कल नून शो में हमने रीगल पर अनिल कपूर की नई फिल्म अपराधी कौन का प्रीमियम शो देखा था। फिल्म मर्डर मिस्ट्री थी। डनहिल के 2 पैकेटों के बदले में चॉकलेट के एक डिब्बे की शर्त मेरी अपनी बीवी से लगी थी कि इंटरवल तक वो बता देगी कि खूनी कौन था। अगर वो इंटरवल तक खूनी को पहचान जाती है तो चॉकलेट का एक बड़ा पैकेट मैं हारता। और अगर वो खूनी को न पहचान पाती तो डनहिल सिगरेट के 2 पैकेट वो हारती। वो शर्त कल वो जीत गई। इंटरवल तक उसने सही खूनी को पहचान लिया था। आपने देखी वो फिल्म? मैं फिल्में नहीं देखता। बढ़िया फिल्म थी। आखिरी सीन तक खूनी का पता नहीं लगता। लेकिन मेरी बीवी ने इंटरवल तक ही भांप लिया था कि खूनी घर का चौकीदार है। अब एक पैकेट चॉकलेट का मैं अपनी बीवी का कर्जाई हूं। जनाब। दुष्यंत परमार ने तत्काल जबरन पैकेट मुकेश निगम के हाथों में धकेल दिया। आप शौक से ये पैकेट अपनी बेगम साहिबा की खिदमत में पेश कर सकते हैं। ये बात काबिले गौर है कि मुकेश निगम ने वो पैकेट पैसा बचाने की नीयत से नहीं हासिल किया था। बड़ी हद 100 रुपए का वो पैकेट था और उस मामूली रकम की उसके सामने कोई बिसात नहीं थी। हकीकतन उसने वो पैकेट बाजार जाकर चॉकलेट खरीदने की जहमत से बचने के लिए हासिल किया था। दूसरी बात यह भी थी कि वो चॉकलेट की नई, उम्दा और बाजार में आम ना हुई किस्म थी। और फिर ये बात तो थी ही कि खुद दुष्यंत परमार के लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। वो तो उसे कूड़ेदान के हवाले करने पर आमादा था। आप? फिर भी मुकेश निगम ने पूछा। वाकई इसे नहीं रखना चाहते? अरे हरगिज भी नहीं। दुष्यंत परमार पुरजोर लहजे में बोला। फिर तो शुक्रिया। उस घड़ी मुकेश निगम नहीं जानता था कि चॉकलेटों का वो फ्री गिफ्ट आगे चल के उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत का बायस बनने वाला था। ये मात्र संयोग था कि पार्सल का रैपर और उसके साथ आई चिट्ठी उस घड़ी आतिशदान की आग में न झोंकी गई। दुष्यंत परमार ने चॉकलेटों का पैकेट और उसका रैपर और वो चिट्ठी, तीनों चीजें निगम के हवाले कर दी थी, जिन्हें कि उसने आगे एक वेटर को अपने लिए रखने को सौंप दिया। वेटर ने सब तामझाम के साथ एक कोने की मेज के पास पहुंचा दिया था। चॉकलेटों का पैकेट उसने मेज के ऊपर रख दिया और रैपर और चिट्ठी को गोलमोल करके मेज के नीचे रखी एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जहां से कि बाद में पुलिस द्वारा वो चीजें बरामद की गई थी। मिसेज अंजना निगम की रहस्यमयी मौत से संबंधित जो 3 क्लू पुलिस को उपलब्ध थे, उनमें से 2 वो रैपर और वो चिट्ठी थी, और तीसरा तो चॉकलेटों का पैकेट था ही। वही चॉकलेटों का पैकेट निगम के सुखी घर संसार में बारूद बनकर फूटा था। 12:30 बजे तक निगम क्लब में ही रहा था, जहां की पहले वो अखबार पढ़ता रहा था, और फिर 11 बजे बार खुलने पर दुष्यंत परमार से रुखसत होकर वो बार में जा बैठा था।
जहाँ की वो खामोशी से बैठा बियर चुसकता रहा था। फिर वहां से उठकर उसने वेटर से चॉकलेटों का पैकेट हासिल किया था और सीधा बाबर रोड पर स्थित अपने आवास पर पहुंच गया था। उस घड़ी अंजना निगम भी घर पर मौजूद थी। अंजना का लंच उस रोज घर से बाहर होने वाला था, लेकिन फिर उसकी लंच अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी और इसी वजह से वो लंच के वक्त घर पर मौजूद थी। उस रोज पति पत्नी ने इकट्ठे लंच किया। लंच के बाद वो ड्राइंग रूम में आ गए तो मुकेश निगम ने अपनी बीवी को चेरी मेलबरी चॉकलेट का डिब्बा भेंट किया और हंसते हुए उसे ये भी बताया कि वो डिब्बा उसे कैसे हासिल हुआ। चॉकलेट की वो नई किस्म होने की वजह से अंजना ने पहले बड़े संदिग्ध भाव से उसका बारीक मुआयना किया और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि वो बहुत उम्दा किस्म की विदेश से आने वाली लिकर चॉकलेट्स का मुकाबला करने वाली किस्म थी। चॉकलेट की शौकीन होने के कारण, क्योंकि अंजना चॉकलेट्स के बारे में ज़्यादा जानती थी, इसलिए उसी ने अपने पति को बताया कि वो उस प्रकार की चॉकलेट थी जिसकी बाहर की परत ठोस होती है, लेकिन भीतर गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है। फिर अंजना ने एक चॉकलेट मुंह में रखी। चेरी जैसा जायका है, कुछ क्षण बाद वो बोली। तीखा स्वाद है, जुबान को चुभने वाला, जैसे उम्दा ब्रांडी का होता है। कहीं भीतर, मुकेश बोला, चेरी की ब्रांडी ही तो नहीं भरी हुई? अरे कहाँ, हिंदुस्तान में ना मिली इजाजत किसी को ऐसा प्रोडक्ट बनाने की। तो फिर फ्लेवर वैसी होगी। यही होगा। अंजना ने डिब्बे में से एक चॉकलेट निकालकर अपने पति की ओर बढ़ाई। लो तुम भी चखो। मैं कॉफी पी रहा हूं। तो क्या हुआ, वो तो मैं भी पी रही हूं। लेकिन चॉकलेट? लो तो, नई आइटम है, पसंद आएगी। लेकिन हद है तुम्हारी भी, मुफ्त के माल में भी नखरे। तब मुकेश ने चॉकलेट ले ली और उसका रैपर उतारकर चॉकलेट को मुंह में रख लिया। रॉन्ग आइटम है, वो बोला। आम लिकर चॉकलेट से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग, अंजना बोली। उसने एक और चॉकलेट अपने मुंह में रखी। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे इसमें नीट ब्रांडी भरी हुई हो। लगता ऐसा ही है, असल में होता ऐसा नहीं है। मुझे तो जायका जुबान को काटता सा लग रहा है। उसी का तो मजा होता है। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? हाँ, वैसे इस ब्रांड को खाते हुए जरा ज्यादा लग रहा है। जरा क्या, सच पूछो तो बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन मजा आ रहा है। लो, एक और लो। ना भाई ना, मुझे नहीं चाहिए। चॉकलेट तुम्हें ही मुबारक हो, मैं तो एक खा के ही पछता रहा हूँ। वो हंसी। जो चॉकलेट वो अपने पति को ऑफर कर रही थी, उसे भी उसने अपने मुंह में स्थानांतरित कर लिया। नई ना वाकिफ आइटम है, मुकेश ने उसे सावधान किया। ज्यादा मत खाओ। बढ़िया है, खूब चलेगी मार्केट में, आते ही छा जाएगी। मजा आ गया। एक तो लो। ना, मुकेश तत्काल उठ खड़ा हुआ। मुझे काम है, मैं जा रहा हूं। अरे लो भी। पत्नी की जिद पर मुकेश ने एक चॉकलेट और ले ली और फिर लिकर चॉकलेट की नई किस्म चेरी मेलबरी का आनंद लेती अपनी बीवी को ड्राइंग रूम में बैठा छोड़कर वो वहां से विदा हो गया। वो आखिरी घड़ी थी जब मुकेश निगम ने अपनी पत्नी को जीवित देखा था। 2:30 बजे अपने घर से रवाना होकर 3 बजे वहां वो नेहरू प्लेस पहुंचा, जहां कि उसने अपने एक मित्र से कोई व्यापारिक मंत्रणा करनी थी। मंत्रणा के दौरान ही वो तबीयत खराब होने लगने की शिकायत करने लगा और फिर जैसे तैसे मंत्रणा से फारिग होकर शिवालिक क्लब के लिए रवाना हो गया। बतौर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी में ही उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि ड्राइवर ने उसे अस्पताल ले चलने की पेशकश की, लेकिन मुकेश निगम ने क्लब जाने की ही जिद की, जहां की उसका ख्याल था एक कप कॉफ़ी पी लेने से उसकी तबीयत सुधर जाने वाली थी। टैक्सी के क्लब पहुंचने तक उसकी हालत इतनी बद हो गई थी कि क्लब के डोरमैन और एक वेटर ने मिलकर उसे क्लब के भीतर पहुंचाया। दोनों का कहना था कि तब मुकेश निगम के होश हवास उड़े हुए थे, सांस उखड़ रही थी, होंठ कागज की तरह फड़फड़ा रहे थे और जिस्म पसीने से तर था।
भीतर पहुंचकर उसने एक गिलास पानी पिया तो उसकी हालत में तनिक सुधार हुआ। क्लब के सेक्रेटरी ने डॉक्टर बुलाने की पेशकश की तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसे कुछ खास नहीं हुआ था। जो कुछ वो महसूस कर रहा था उसकी वजह ज़रूर बदहजमी थी, जो लंच में कोई गलत चीज़ खा बैठने की वजह से उसे हो गई थी, और वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाने वाला था। दुष्यंत परमार उस वक्त भी क्लब में मौजूद था। वो तो सुबह से वहीं था। मुकेश निगम ने उस पर यह शक जरूर जाहिर किया था कि उसकी हालत जरूर वो चॉकलेटें खाने की वजह से बिगड़ी थी जो सुबह उसने दे दी थी। वो शक जाहिर करने के बाद ही उसे अपनी बीवी का ख्याल आया। खुद तो उसने सिर्फ 2 चॉकलेट खाई थी तो उसका वो हाल हो गया था। अंजना तो उसके घर से निकलने तक ही कई खा चुकी थी और तब भी चॉकलेटों का डिब्बा गोद में लिए बैठी थी और खाने को आमादा थी। इस लिहाज से अंजना का तो उससे भी बुरा हाल हुआ हो सकता है। आशंकित दुष्यंत परमार ने खुद उसके घर फोन करने की पेशकश की, क्योंकि निगम तो उठकर टेलीफोन तक पहुंच पाने की भी हालत में नहीं था। पानी पीने से बहुत ही वक्ती तौर पर उसकी तबीयत तनिक संभली थी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी। अब तो उसके जबड़े अकड़ने लगे थे और पेट और छाती यूं उठने गिरने लगे जैसे सांस ले पाना उसे दूभर कार्य लग रहा हो। तब दुष्यंत कुमार ने यह महसूस किया कि तब दुष्यंत परमार ने यह महसूस किया कि मुकेश निगम की जिद मानकर डॉक्टर ना बुलाना मूर्खता थी। उसने तत्काल डॉक्टर को बुलाए जाने का निर्देश दिया। फिर 4 जनों ने मिलकर मुकेश निगम को कुर्सी से उठाया और उसे एक सोफे पर लिटाया। एक जने ने उसके कपड़े ढीले किए, दूसरा उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। ऐसी तड़पने जैसी हालत तो, किसी ने दबे स्वर में राय पेश की, उसकी होती है जिसे कोई जहर दिया गया हो। तत्काल कई सिर सहमति में हिले। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की राय दी तो क्लब के सेक्रेटरी ने बताया कि एक डॉक्टर 5 मिनट के भीतर वहां पहुंच जाने वाला था। तब तक मुकेश निगम की चेतना लुप्त हो चुकी थी। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मुकेश डॉक्टर के पहुंचने से पहले क्लब में मुकेश निगम के घर से टेलीफोन पहुंचा। घर का एक नौकर आतंकित भाव से कह रहा था कि अगर निगम साहब क्लब में हों तो उन्हें फौरन घर भेज दिया जाए, क्योंकि मिसेज निगम को एकाएक कुछ हो गया है और वो सीरियस हालत में थी। पीछे बाबर रोड पर निगम के घर में खुद उसके हालात से मिलता जुलता ही, लेकिन कई गुना ज्यादा सब कुछ हुआ था। पति के जाने के बाद अंजना कोई आधा घंटा और ड्राइंग रूम में बैठी रही और चॉकलेट खाती रही। फिर वो एकाएक उठी थी और अपने बेडरूम में जाकर लेट गई थी। उसने अपनी नौकरानी को केवल इतना कहा था कि उसकी तबीयत जरा भारी हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने जा रही थी। तब तक अपने पति की तरह उसने भी अपनी बिगड़ी हालत के लिए लंच में खाई गई किसी गलत चीज को ही दोषी ठहराया था, जो कि हजम नहीं हो रही थी और पेट में उत्पात मचा रही थी। नौकरानी ने अंजना को चूर्ण की 2 गोलियां खिलाई और पेट पर टेंक करने के लिए हॉट वाटर बॉटल लाकर दी। उस घड़ी अंजना की हालत वैसी ही थी जैसी कि टैक्सी ड्राइवर ने और क्लब के डोरमैन ने और वेटर ने उसके पति की देखी थी। लेकिन नौकरानी ने कोई खास दहशत नहीं खाई थी, क्योंकि जैसा कि नौकरानी ने बाद में पुलिस को बताया, मालकिन के साथ ऐसा अक्सर हो जाता था कि वो लंच में ज्यादा खा जाती थी और फिर बाद में हाय हाय करने लगती थी। 3:15 बजे के करीब कोठी में अंजना की नौकरानी के लिए बड़ी हाहाकारी पुकार गूंजी। दौड़ती हुई नौकरानी अंजना के बेडरूम में पहुंची तो उस पर एक निगाह पड़ते ही उसके छक्के छूट गए। एक भी क्षण नष्ट किए बिना उसने नगर निगम परिवार के फैमिली डॉक्टर को, जो कि बाबर रोड पर ही रहता था, फोन किया। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर उस वक्त घर पर नहीं था। नौकरानी ने घर के नौकर को बंगाली मार्केट दौड़ाया, जहां से वो किसी और डॉक्टर को लेकर आया। यूं अंजना की पहली हाहाकारी पुकार कोठी में गूंजने में और डॉक्टर के उस तक पहुंचने में आधा घंटा गुजर गया। तब तक अंजना की हालत किसी डॉक्टरी इमदाद से सुधरने की हद से गुजर चुकी थी। उस पर गहरी मूर्छा तारी हो चुकी थी। डॉक्टर को वहां पहुंचे अभी 10 मिनट नहीं हुए थे कि अंजना निगम के प्राण पखेरु उड़ गए। हकीकतन घर के नौकर के मालिक को बुलाने के लिए शिवालिक क्लब का फोन खड़काने तक वो मर चुकी थी। इंस्पेक्टर राजौरिया सांस लेने को और श्रोताओं पर अपने आख्यान का प्रभाव देखने को रुका। श्रोताओं के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, क्योंकि तब तक जो कुछ उन्होंने सुना था वो अक्षरशः अफका अफ
श्रोताओं के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि तब तक जो कुछ उन्होंने सुना था वो अक्षरशः अखबारों में छप चुका था। तब तक इंस्पेक्टर ने कोई नई बात बयान नहीं की थी। श्रोतागण तो वस्तुतः पुलिस की तफ्तीश के उन नतीजों को सुनने के ख्वाहिशमंद थे जो कि अखबारों में नहीं थे। साहिबान, इंस्पेक्टर बोला। श्रोताओं के मन के भाव जैसे उसने पढ़ लिए। मैं जानता हूं कि जो वाकयात मैंने अब तक बयान किए हैं उनसे आप पहले से ही वाकिफ हैं, लेकिन केस का एकदम सही और मुकम्मल खाका आपकी निगाहों के सामने खींचने के लिए इन पहले से ही आम हो चुके वाकयात को दोहराना जरूरी था। वी अंडरस्टैंड, अपनी सभापति की हैसियत में विवेक अगाशे सबकी तरफ से बोला। थैंक यू, इंस्पेक्टर बोला। आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि मुकेश निगम मौत के आगोश में पहुंचने से बच गया था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने 2 चॉकलेट खाई थी, जबकि उसकी बीवी ने वैसी 7 चॉकलेट खाई थी। उसकी और भी खुशकिस्मती ये थी कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्लब में आया डॉक्टर वक्त रहते मरीज के पहलू में पहुंच गया। उसकी और भी खुशकिस्मती ये थी कि उसको अटेंड करने के लिए क्लब में आया डॉक्टर वक्त रहते मरीज के पहलू में पहुंच गया था, जबकि अंजना के लिए बुलाया गया डॉक्टर पहुंचा ही तब था जबकि मरीज की चल चल हो भी चुकी थी। मुकेश निगम का डॉक्टर आते ही भांप गया था कि वो पॉइजनिंग का केस था, इसलिए उसने उसे तत्काल एंटीडोट का इंजेक्शन दिया और स्टमक को पंप करके जहर से खाली कराने का इंतजाम किया था। नतीजतन शाम 8 बजे तक उसे होश आ गया था और उसकी हालत को खतरे से बाहर घोषित कर दिया गया था। अगली सुबह तक तो वो ठीक भी हो गया था। केस में पुलिस का दखल अंजना को अटेंड करने वाले डॉक्टर की इस तस्दीक ने पैदा किया कि अंजना की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। फिर ये बात भी पुलिस को मालूम हुई थी कि मरने वाली का पति भी ऐन वैसी ही हालत में मरते मरते बचा था। पुलिस ने मुकेश निगम के शिवालिक क्लब में होश में आते ही उसका बयान लिया। तब अभी उससे ये बात छुपा कर रखी गई थी कि उसकी बीवी मर चुकी है और उससे उसके खुद के तजुर्बे की बाबत ही सवाल किए गए थे। उसे साफ साफ शब्दों में ये बताया गया था कि उसे जहर दिया गया था और उससे पूछा गया था कि वो जहर उसके पेट में कैसे पहुंचा। तब मुकेश निगम ने चॉकलेट की बाबत अपना वो शक जाहिर किया जो कि वो दुष्यंत परमार पर पहले ही जाहिर कर चुका था।